हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, दिस इज राम सिंह और मैं हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन। फ्रेंड्स, मैंने कल के क्लास में आप लोग से चर्चा किया था नागरिकता के बारे में बताते समय कि अगले सेशन में अर्थात कि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली मौलिक अधिकार के बारे में। अर्थात कि कौन से वो अधिकार है, कौन से वो पॉइंट है जो कि हमारे नागरिक होने का सही प्रमाण देते हैं, कौन से अधिकार एक नागरिक को भारत में प्राप्त होता है। अगर नागरिकता जान लिया कि हमें नागरिकता मिल गई, हम नागरिक देश का बन गए, तो हमें कौन से अधिकार प्राप्त होंगे, हमें किस रूप में देश के अंदर कार्य करना होगा या देश के अंदर प्रति व्यक्ति को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए आज का सेशन रहने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, कोई भी आप एग्जाम जरा उठा के देख लीजिएगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है तो कंफर्म है कि मौलिक अधिकार से क्वेश्चंस या नीति निर्देशक तत्व इस पॉइंट से क्वेश्चंस होते ही हैं। फ्रेंड्स, ये मौलिक अधिकार जाने के बाद हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले अभी बारी है कि एक बार हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें, जो कि भाग 3 के अंतर्गत आता है। और इस भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार अर्थात कि मौलिक अधिकार को रखा गया है, जिसके अंतर्गत 12 से आपका शुरू हो जाता है। जितने भी अनुच्छेद हैं वह 12 से लेकर 32 तक के सभी तत्वों के बारे में जानेंगे, सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कौन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक एक के बारे में काफी डिटेल से हम करेंगे, कुछ अपवाद का भी चर्चा करेंगे जो कि हमारे संविधान में है और इस अपवाद की वजह से लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। जैसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अपवाद की चर्चा करके। जैसे कि ये कहता है, मौलिक अधिकार कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है कि यह कभी भी किसी भी फॉर्म में जो नागरिक का अधिकार है समाप्त नहीं हो सकता है। नागरिक को इस देश में रहने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। वहीं पे 31 ग इसके विरोध में चला जाता है, कहता है नहीं भाई, अगर कोई बात लगेगी प्रॉब्लम वाला तो उस कंडीशन में आप पे अधिकार किया जाएगा। आपको प्रॉब्लम होगी, आप अगर सरकार चाहती है, संसद चाहती है तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अर्थात कहता है कि 31 ग जहाँ पे लागू होगा वहां पे अनुच्छेद 14 समाप्त हो जाती है। यह राष्ट्रपति का कहना है। और तो और राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, विधानमंडल, आपका राज्यसभा, इन सभी के जो अधिकार है वो कुछ अलग है। अब इनका क्या अधिकार है भाई, जहां मर्जी जो मर्जी अगर करेंगे या जब तक पद पे कार्यरत है कोई भी इन पे कार्रवाई नहीं की जा सकती है, न वैधानिक रूप से, ना ही कोई फौजीदारी, ना ही कोई दीवानी केस, किसी प्रकार के भी कोई केस वगैरह नहीं किया जा सकता। जबकि मौलिक अधिकार कहता है कि अगर किसी भी रूप में किसी के मौलिक अधिकार अर्थात निजी अधिकार को अगर हनन करता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यह हमारे कानून के विरुद्ध है, अर्थात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध बातें हैं। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे काफी ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, काफी ज्यादा एनालिसिस करने वाले हम लोग कि हमारे देश की सिस्टम कैसे चलती है और कौन से अधिकार हमें प्राप्त है और किस फॉर्म में हम अधिकारों की अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप हमारे साथ कंटिन्यू इस सेशन में बने रहेंगे। अगर अब तक आपने नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज करें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि प्रतिदिन सुबह 9 बजे मैं लेकर आता हूँ आप लोग के लिए एक जबरदस्त सेशन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली उन टॉपिक्स को देखते हैं जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपके एग्जाम से ज्यादा कंसर्न रखते हैं। और टारगेट बैच चल रहा है ये, स्पेशली जो भी स्टूडेंट अभी बीपीएससी 2020 में जो अपियर होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं अभी। हालांकि सिलेबस हमारा चल रहा है यूपीएससी लेवल का ही, लेकिन इसमें मेनली जो मेन पॉइंट हम लोग देख रहे हैं यूपीएससी के उस पॉइंट को देख रहे हैं जो बीपीएससी के साथ आपका कोऑर्डिनेट करके चलता है, एक साथ चलता है मिलके। जैसे पॉलिटी तो आपका लक्ष्मीकांत का दोनों में चाहिए होता है, बिपिन चंद्रा का आपका अगर पढ़ना हो आधुनिक भारत तो दोनों में चाहिए होता है। तो इस तरह से उन पॉइंट्स को देखेंगे। जियोग्राफी जो है आपका
वो अब आपका माजिद हुसैन का वो दोनों में लगता है। इस कंडीशन में उन सभी पॉइंट्स को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे जो पॉइंट्स हमारे लिए है इंपॉर्टेंट। इसमें दोनों चीज कवर होगा, आपका यूपीएससी लेवल का भी और बीपीएससी में जो भी स्टूडेंट इस बार अपेयर होने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। करेंट अफेयर का वेटेज बीपीएससी में ज्यादा होता है और उसका सेशन तुरंत ही हम लोग 2-4 सेशन के बाद, अर्थात कि पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखने के बाद हम लोग तुरंत आपका हिस्ट्री पे और क्या कहते हैं जियोग्राफी और करेंट अफेयर वाले पार्ट पे अभी तुरंत पहुंचने वाले हम लोग। क्योंकि करेंट अफेयर का वेटेज अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा वेटेज रहते हैं किसी एग्जाम में, आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, दोनों कंडीशन में। और साइंस का वेटेज 20 मार्क्स का है, तो साइंस का वेटेज आपको ब्रीफ लेना ज्यादा जरूरी है। हालांकि सभी को ही अगर साइंस बैकग्राउंड से है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो नहीं है साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए थोड़ी जरूरी होगी। सभी पॉइंट की हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं सिर्फ अनुच्छेद 12 से 32 के बारे में। इसमें हम बताएंगे कि मौलिक अधिकार क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि मौलिक अधिकार होते क्या है। मौलिक अधिकार मतलब भारत सरकार के, अर्थात कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, उस संविधान के अंतर्गत जितनी भी बातें एक नागरिक की स्वतंत्रता को लेकर करी गई है, उन सभी बातों को हम लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। जैसे समानता का अधिकार, हर जगह हर व्यक्ति संविधान के सामने, विधि के सामने, नियम कानूनों के सामने सभी कोई समान है। मर्डर आपका प्रधानमंत्री करे तो या कोई लोकल नागरिक करे तो समान अधिकार प्राप्त है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, हम जो भी चाहे बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है। देश में किसी भी हिस्से में जाने की, रहने की स्वतंत्रता है। इस तरह से जो स्वतंत्रता का अधिकार इसमें शामिल है। तीसरी बात, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात अगर किसी को शोषण होता है, जैसे क्रीमी लेयर वाले लोग हैं, स्पेशली जो ओबीसी लोग हैं, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस हो गया अब तो, इन सभी में जहां पर भी अगर शोषण होती है किसी का तो उनके विरोध अधिकार, जो कि आपके 23 और 24 अनुच्छेद संख्या 23 और 24 में शामिल है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और इसके बारे में चर्चा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। देश में धर्मनिरपेक्षता वर्ड को जोड़ा गया था। तो इस तरह से इनके बारे में जानेंगे। 25 से 28 तक अनुच्छेद में बताता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो कि 29 और 30 अर्थात अनुच्छेद संख्या 29 और 30 इस पार्ट में इसकी व्याख्या की जाती है। फ्रेंड्स अगर आगे की बात करें तो आगे आपके पॉइंट आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद संख्या 32 में आपका दिया गया है। और 31 की चर्चा तो भी हमने कर लिया कि जहां पे 14 होगा उसकी अपवाद में जाएगा 31, क्योंकि नीति निर्देशक की बात कहता है और कहता है कि भाई जहां पे 31 ग लग गया वहां पे 14 के अधिकार समाप्त हो गया। 14 का समाप्त होने का मतलब समानता का अधिकार जो है वो समाप्त हो गया। और पहले 2 पॉइंट हमने नहीं बताया, 12 अनुच्छेद संख्या 12 और 13 वह सिर्फ परिभाषा देता है। 12 अनुच्छेद संख्या 12 हमारे देश के अंदर जो मौलिक अधिकार है उसकी परिभाषा देता है और उसी की व्याख्या 13 नंबर करता है। और 14 से हमारा अधिकार का सिलसिला होता है शुरू। इसलिए हम लोग बात करने वाले हैं आपके 12 से लेकर हम लोग बात करेंगे। देखिए अगर 20-22 तक पहुंच जाए तो बहुत है, देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। हम ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा हो सके बैकअप करें, लेकिन ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा क्योंकि लाइव सेशन में कम लोग रहते हैं। और जब लाइव सेशन में कम लोग रहते हैं तो लाइव सेशन वाले स्टूडेंट तो इंटरेक्ट हो पाते हैं, लेकिन लाइव सेशन के बाद जो जुड़ते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, वो वीडियोस देखने वाले कभी भी लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हैं। कम समय में ज़्यादा मटेरियल चाहते हैं और उस कंडीशन में ज़्यादा लंबा वीडियोस बनना फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए फ्रेंड डिस्कस करेंगे हम लोग शॉर्ट पे और टू द पॉइंट देखेंगे। हम लोग पहले देखेंगे हम लोग संविधान के अनुच्छेद संख्या 12 को। 12 जैसा कि हमने बताया कि ये परिभाषित करता है सिर्फ
परिभाषित करने का मतलब क्या कहता है कि इस देश के जितना भी राज्य है उस राज्य के अंदर जो विधिमंडल है या उनको वहां के जितने भी उनके अंदर में काम करने वाली सरकारी निकाय है, जैसे ओएनजीसी हो गया, एलआईसी हो गया, इन सभी पर तब तक कोई नियम कानून, कोई आपकी जबरदस्ती का ऐलान जब तक नहीं किया जा सकता, उन पे कोई भी क्लेम तब तक नहीं किया जा सकता जब तक वह किसी मौलिक अधिकार का हनन उन पे या दोष आरोपित नहीं हो। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा है कि किसी भी राज्य के निकाय या फिर राज्य के विधानमंडल या राज्य की कोई भी समिति, उनके अंदर में आने वाले कोई भी आपका ग्रुप अगर किसी भी फॉर्म में मौलिक अधिकार की हनन के केस में अगर नहीं जाए तो उन पे किसी भी प्रकार की कोई केस, कोई क्लेम आपकी नहीं की जा सकती है। समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। तो फिर समझ सकते हैं कि एक राज्य के अंदर भी कितना ज्यादा पावर कंटेन करता है। इसलिए हमारा जो परिभाषा कहता है मौलिक अधिकार का, ये कहता है कि अगर आप किसी राज्य के निकाय हैं या राज्य के समिति विधानमंडल में आते हैं तो आप पर कोई भी क्लेम तब तक नहीं होगा जब तक आप किसी को, अर्थात कि किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं करेंगे। आशा है कि क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स पॉइंट, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ कहता नहीं, सिर्फ इसको परिभाषित करने का काम इसका है। वहीं पे अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले, अर्थात कि संविधान की बात रखने से पहले इनके जितने भी विधानमंडल है उन पे जो भी कार्रवाई की जाएगी वह शून्य माना जाएगा, अर्थात उन पे कोई भी क्लेम नहीं हो पाएगा। मैंने भी बताया कि उनकी जितनी निकाय है अगर कुछ करती है तो उन पे किसी भी प्रकार का कोई आरोपित नहीं होगा, कोई नियम कानून आरोपित नहीं किया जाएगा, अर्थात कि उन पे कोई भी अगर क्लेम होता है तो वह शून्य माना जाएगा। उसके बाद क्या कहता है कि राज्य के अंदर कोई भी विधि नहीं बनाया जाएगा जो कि प्रदत्त अधिकारों को छीनती है। कोई भी राज्य ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता है जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय की जो मौलिक अधिकार है उससे छीनती हो। ऐसा कोई भी नियम कानून किसी निकाय के द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए। इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार का हनन की अगर बात किसी भी विधि, किसी भी नियम कानून या किसी भी प्रकार के अध्यादेश में शामिल हुआ तो वह उस प्रकार का आपका गलत माना जाएगा। ये कहती है हमारी संविधान, लेकिन सभी जगह यह लागू नहीं होती है, क्योंकि अगर ये सभी जगह लागू होती तो कृषि का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के हाथ में है और भारत सरकार ने इस पे 3 अध्यादेश लगा के उस पर कानून लगाया। जरा उसकी भी चर्चा करेंगे कि कौन सा अनुच्छेद लगा के आए हैं वो, जरा से इसकी बात करेंगे। राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन पॉइंट जानना जरूरी है अगर आप पीसीएस या फिर आपका आईएएस बनने की सपना रखते हैं, क्योंकि डिस्कशन नहीं होगा तो आपको क्लियर नहीं होगा कि ऐसा क्यों होता है, और इंटरव्यू में या फिर मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया गया तो आप अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि जितनी भी विधि भारत के क्षेत्र, राज्य क्षेत्र में शामिल है, ठीक है, वह उनके जितने भी सक्षम पदाधिकारी है वह क्या करेंगे, यह चाहे कोई भी विधि या कोई भी आपकी पूर्ण रूप से अगर चाहे देश के अंदर तो कोई भी कार्य करें, लेकिन किसी मौलिक अधिकार को अगर परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तित नहीं कर सकता। कोई भी विधि ले आए, कोई भी नियम ले आए चलेगा, लेकिन मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। अर्थात यह लास्ट में यह बात कह दिया कि अनुच्छेद संख्या 368 इसमें लागू नहीं होगा। किसी के मौलिक अधिकार वाले यह केस जो है इसमें अनुच्छेद संख्या 368 लागू नहीं होगा, अर्थात कि संविधान का संशोधन भी आप चाहे तो इस मौलिक अधिकार के पॉइंट पर आप नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, अनुच्छेद संख्या 368 सिर्फ यही एक अधिकार है, नीति निर्देशक और मौलिक अधिकार, जिस पे लागू नहीं होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मौलिक अधिकार में आपका चेंजेस किया गया। एक चेंजेस हुआ है बस, जो आपकी संपत्ति का स्वतंत्रता समता का था,
संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया। बाकी इसके अतिरिक्त कोई भी चेंजेस नहीं देखेंगे, क्योंकि संपत्ति को माना गया कि यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। किसी के पास धन है, संपत्ति है, गरीब है, धनी है, तो इसको इसमें कैटेगराइज नहीं किया जाना चाहिए, इस वजह से उसे हटा दिया गया। हालांकि उसे भी हटाने का अधिकार अनुच्छेद में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी वो हटा दिया गया। क्लियर है फ्रेंड्स? अर्थात ये डायरेक्टली क्या कहता है पॉइंट, अनुच्छेद आपका जो फ्रेंड्स क्या कहते हैं 13 है, वो 13 ये व्याख्या करता है कि पहला नंबर, कोई विधि कोई विधानमंडल उस पर तब तक केस नहीं होगा जब तक वो क्या करे, किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करे। दूसरा नंबर चीज, कोई भी राज्य सरकार कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो किसी के मौलिक अधिकार या किसी समुदाय का हनन करे। तीसरी नंबर पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई नियम बना भी ले तो ऐसा नियम बनाने के बाद अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसमें संशोधन करके कुछ नियम बनाना चाहते हैं तो भी इम्पॉसिबल है। और चौथा, डायरेक्टली ये बता देता है कि अनुच्छेद संख्या 368 इसमें लागू किसी भी केस में नहीं होता है। अर्थात क्या, अनुच्छेद संख्या 368 मौलिक अधिकार के कंडीशन में भाग 3 में लागू नहीं होगा। ऐसा आप लोग को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अर्थात कि जो पॉइंट एक बार बन गई, जो अधिकार मिल गए वो मिल गए, इसके बारे में और ज्यादा हम छेड़खानी नहीं कर सकते। उसके बाद फ्रेंड्स अगर क्लियर हो गया होगा तो एक बार थम्स अप करते चलिएगा आप लोग, और हम लोग देखते हैं संविधान के अनुच्छेद संख्या 14 को। अनुच्छेद संख्या 14 क्या कहता है कि समता का अधिकार है। सभी कोई जितना भी व्यक्ति यहाँ पर है इस इंडिया के अंदर, सभी को विधि के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत, कानून के सामने सबको समान अधिकार है। मतलब ये हो गया कि अगर केस के अंदर अगर मर्डर हो, घोटाला हो या किसी प्रकार की केस हो तो उसमें नेता भी शामिल हो सकते हैं। एक नॉर्मल पीपल को जो ट्रीट किया जाता है सेम वे से उन्हें भी ट्रीट किया जाएगा। अर्थात विधि के सामने, संविधान के सामने सभी कोई एक समान है, ये कहता है हमारा समता का अधिकार अनुच्छेद संख्या 14। और अनुच्छेद संख्या 14 की बात की जाए तो यह समता का जो अधिकार है वो लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से लिया गया फ्रेंड्स? ब्रिटेन से। लेकिन समता के अधिकार का अनुरक्षण, अर्थात कि समता के अधिकार का कोई विरोध करे तो जो कार्रवाई की जाती है वह लिया गया है अमेरिका से। एग्जाम में फ्रेंड्स काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने अपने नोट्स में इसे शामिल किया है। ये ध्यान रखिएगा, समता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से, लेकिन समता के अधिकार का अनुरक्षण अर्थात कि संरक्षण कौन करता है? वह जो किया जाता है वह ग्रुप आपका लिया गया है कहां से? वह लिया गया है अमेरिका से। क्लियर है फ्रेंड्स? ब्रिटेन से समता का अधिकार, लेकिन उनके संरक्षण का अधिकार अमेरिका से लिया गया। और ये क्या कहता है? राज्य, अर्थात कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात विधि के सामने, नियम के सामने, संविधान के सामने हम भी एक समान हैं और प्रधानमंत्री भी एक समान है। अर्थात कि इस देश के हर एक नागरिक विधि, संविधान के सामने एक समान है, यह कहता है। लेकिन इसके अपवाद है। अपवाद अभी बताया मैंने, राष्ट्रपति, गवर्नर, इनके बारे में बताया कि जब तक ये कार्यरत है अनुच्छेद संख्या 14 के विरुद्ध है, अपवाद है। उसमें क्या कहता है ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूं। ये कहता है कि आपका राष्ट्रपति हो या आपका हो गवर्नर, जब तक अपने पद पर पीठासीन है यानी कि बैठा हुआ है, अपने सीट पर अलॉटेड है, उस कंडीशन तक आप उस पर कोई भी केस नहीं चला सकते, न दीवानी और ना ही आपका क्या कहते हैं फौजीदारी, ना ही उनके वेतनमान में कोई कटौती का केस कर सकते हैं और ना ही कोई क्लेम कर सकते हैं। अर्थात आप किसी भी रूप में उन पे आपका मौलिक अधिकार को लेकर किसी भी फॉर्म में आपका उस पर कार्य नहीं करेगा। अब नहीं करेगा इसका मतलब कभी हटेगा नहीं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, राष्ट्रपति जी से पढ़ेंगे और राज्यपाल के बारे में उस समय
हालांकि मैं थोड़ा सा बता दूं कि उन्हें हटाने के लिए हमें महाअभियोग लगाना पड़ता है, और महाअभियोग कैसे लगता है उसके बारे में चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, मतलब कि वो जब पढ़ेंगे उस पॉइंट में करेंगे। तो फ्रेंड्स अर्थात ये कह रहा है कि इसके विरोध है, इस पे कोई भी काम करे तो उन पे कोई भी आपका कार्रवाई नहीं किया जाएगा। उसके बाद अपवाद क्या है कि अगर संसद के अंदर या उसके किसी भी आपके उस तरह के कोई भी सीनेट, कोई भी आपके ग्रुप में अगर किसी भी तरह की कोई बात अगर कही जाती है, कोई मत रखी जाती है, जैसे मान लीजिए संसद की बैठक हुई, राहुल गांधी ने कुछ कह दिया मोदी जी के विरोध में, तो इस बात की कार्रवाई कभी भी कोर्ट में या कानून के अंतर्गत इसकी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो भी मत, जो भी विचार दिया जाएगा, इसकी कार्रवाई कोई नहीं करेगा या कभी कार्रवाई इस पर नहीं की जाएगी। उसके बाद और तो और अगर कोई बात संसद के अंदर होती है, अगर इस बात का प्रकाशन कोई रेडियो चैनल, कोई टीवी चैनल या कोई आपका पब्लिशर अपने पेपर में कर दे, तो उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार है कि उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, यानी उनको यह स्वतंत्रता है कि जो संसद में बात हुई है, जो मत रखा गया है, उस बात को क्लियर ओपन लोगों को दिखा सके। इस पर किसी भी प्रकार की कोई कानून, कोई नियम कानून इस पर नहीं लगेगी। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंड्स एक और बात कहता है कि अगर अनुच्छेद संख्या 39 अगर कहीं पे अपने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करता है, तो 31 में बात कहा गया है कि 39 की चर्चा की जाएगी अगर किसी व्यक्ति पर 39 के अंतर्गत आपका अगर किसी पर केस आरोपित होगा, तो उस कंडीशन में वह व्यक्ति विशेष ये नहीं कहेगा कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए हम इस बात को नहीं मानेंगे, या वहां पर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसा कहा गया 31 क में कि जहां पर 31 लागू होगा वहां पे 14 जो होगी शून्य हो जाएगी। राष्ट्रपति ने एक केस की सुनवाई करते हुए इस बात को रखी थी कि जहां पर 31 शुरू होता है वहां पे 14 खत्म हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि समता का अधिकार तो है, लेकिन बहुत सारे इसके अपवाद भी है। जितना अधिकार नहीं है उससे बड़ा उनका क्या है, अपवाद है। क्लियर है फ्रेंड्स किसी को? अगर क्लियर है फ्रेंड्स तो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास संविधान की अनुच्छेद संख्या 15 को। अनुच्छेद संख्या 15 क्या कहता है? कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद करना प्रतिषेध है। अर्थात मनाही है किसी के धर्म के आधार पे, किसी के भी मूल वंश अर्थात कि वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, किसी लिंग अर्थात लड़का लड़की इस भेद के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, इस फॉर्म में आप कभी भी या कोई भी विधि जो है इनका विरोध नहीं कर सकती है। अर्थात कि विभेद करना मना है। विभेद करते तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इस कानूनी कार्रवाई को लेकर ही तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और इसी कानूनी की अपवाद में आपके क्या हो गए, बहुत सारे नियम बन गए। ओबीसी का जो नियम बना जिसमें 27% उनको छूट दी गई, वह भी तो इसके सामने अधिकार में आते हैं, अनुच्छेद संख्या 15 में आते हैं। उन पर क्यों छूट दी जाएगी, उन्हें क्यों विशेष अधिकार दिया जाएगा? और ओबीसी को 27% जो छूट मिली वो क्यों मिली? महिलाओं को 50% आपका छूट मिल गया। बिहार के आपके क्या कहते हैं, बिहार के जितनी राज्य सरकार की, जितनी गवर्नमेंट की जो भी सिस्टम चलती है उसमें ऐसा क्यों किया गया? वीकर सेक्शन को 10% दिया गया। ये तो मानने वाली बात होती है कि वीकर सेक्शन अर्थात की वास्तव में कमी है तो उन्होंने किया, लेकिन ओबीसी में 27% देने के बाद भी एक केस कही गई है, क्रीमी लेयर की केस, कि ओबीसी हो लेकिन अगर वह किसी फॉर्म में बड़े रूप में काम करे, अर्थात कि ग्रुप ए में कहीं पे अपना क्या करे, ज्वाइनिंग करे, या फिर किसी राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पे जाए, तो उस कंडीशन में उनका छूट जो होगा वो 0 माना जाएगा। लेकिन छोटे स्तर के जितने छोटे ओहदे के आपका जितने भी जॉब है उनमें उन्हें 27% की छूट प्राप्त होती है। लेकिन हमारा अनुच्छेद संख्या 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति हो या लिंग हो, किसी भी आधार पे कोई भी विभेद नहीं किया जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या कहते हैं, अनुच्छेद संख्या 15 में कहता है राज्य की किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान
इनमें से किसी भी आधार पे कभी भी कोई विभेद नहीं किया जा सकता है। सिर्फ इस बात पे विभेद करना है कि इस धर्म से है इसलिए इसे हम इस पे ज्वाइन करा रहे हैं, वह इस जाति विशेष से इसलिए इनको ये अधिकार मिलेगा। ये सभी अधिकार अनुच्छेद संख्या 15 मना करता है कि यह नहीं होगा, यह प्रतिबंधित है और यह ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ठीक उसके दूसरे तरफ एक तरफ कहता है कि आपका मनाही है और दूसरे तरफ उसी को आरक्षित सीट के अंतर्गत डालता है, आरक्षण में डालता है। तो यहाँ पे आपका एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट बात है, अर्थात की प्रतिकूल बातें भी कही गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद संख्या 15 में क्या कहता है, राज्य को स्त्री को विशेष अधिकार, बालकों को जो निम्न शिक्षा है 14 वर्ष तक की सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14, उन अधिकारों को उनसे वंचित उसे नहीं किया जा सकता है। अर्थात उनको जो विशेष अधिकार है उन्हें वो अधिकार मिलना चाहिए और उस अधिकार पर वो कायम रहेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या कहता है, अनुच्छेद के 29 के खंड 2 में बात कही गई है, ठीक है, कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो नागरिक होंगे उन नागरिकों को उन्नति के लिए कुछ छूट दिया जाएगा। 29 में बात कह दी गई, 29 के खंड 2 में बात कह दी गई है। अनुच्छेद 15 कहता है कि नहीं भाई सबको एक समान है, और उधर फिर 29 में जाकर क्या कह दे रहा है कि नहीं भाई जो उसमें सबसे छोटा है वो देगा है, जिनकी जाति छोटी है नीचे करके है उनको प्रोन्नति के लिए सभी के लेवल में आने के लिए हम उनको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। भले ही उस IAS ऑफिसर के घर पे उसके घर पे एक IAS ऑफिसर हो, एक IPS ऑफिसर हो, लेकिन वहां पे जाके उन्हें क्या मिलती है, छूट मिलती है। IIT के एग्जाम में जो बच्चे आपके अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको नहीं होते हैं, और जिनका मार्क्स आपका 15% 20% होता है उन्हें क्वालिफाई हो जाते हैं। जिनका मार्क्स आपका 60% 70% 80% पे नहीं होता है और आपका जो 20% है 25% है तो उनका भी सिलेक्शन IIT में हो जाता है, आपका उसके बाद मेडिकल में हो जाता है। इस तरह की बहुत सारे केसेस हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इन सभी चीजों में आपका यह कौन करता है, 29 के खंड 2 की वजह से सारी समस्या होती है। अर्थात कह सकते हैं आरक्षण का विशेष प्रावधान 29 में अनुच्छेद संख्या 29 में दी गई है, जिसमें ST SC ST OBC के बारे में वर्णन किया है। अर्थात कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, अर्थात कि इन तीनों के बारे में उसमें व्याख्या की गई है। और क्रीमी लेयर के बारे में भी व्याख्या की गई है। क्रीमी लेयर के बारे में भी बताया मैंने फ्रेंड्स। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि जो उनके अंदर मतलब बेहतर पोजीशन में हो। मान लो कि OBC के अंतर्गत आता है, SC ST के अंतर्गत आता है और ग्रुप A के लिए फाइट कर रहा है, मतलब IAS ऑफिसर के लिए बनने के लिए फाइट कर रहा है, तो IAS ऑफिसर बनने में उसमें छूट उनकी जो होगी वह उस फॉर्म में नहीं मानी जाएगी। छूट तो उनमें भी है लेकिन उस फॉर्म में छूट नहीं दी जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा कहता है अनुच्छेद संख्या 16, इसकी चर्चा फ्रेंड्स अगले क्लास में करेंगे। आशा फ्रेंड्स आज की पॉइंट सब किसी को क्लियर हुआ होगा। आगे 16 से आगे जितने भी मौलिक अधिकार है उनके बारे में चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि आप लोग क्या होते हैं, लाइव सेशन में तो कम लोग रहते हैं हम लोग, और वीडियोस ज़्यादा लंबा देखने वाले नहीं है। इस कंडीशन में हमें क्लासेस छोटी बनानी पड़ती है। अब अगर लाइव सेशन में आप लोग का अगर संख्या बढ़ जाती है तो मैं सेशन ओबियसली 2 घंटे 3 घंटे का बनाऊंगा एक सेशन, और लाइव सेशन में आपका 2 घंटे 3 घंटे आपके साथ हम कंटिन्यू रहेंगे। इसलिए प्लीज फ्रेंड्स एक बार फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए कि लाइव सेशन में कम से कम 25-30 स्टूडेंट भी अगर एक साथ अगर जुड़ते हैं तो उस कंडीशन में हम लाइव सेशन में कंप्लीट फॉर्म में आपके लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे के क्लास लाएंगे, जिससे कि पूरा सिलेबस टाइम से पहले खत्म हो जाए। इसलिए प्लीज़ थोड़ी सी आप मेरी हेल्प कीजिए, थोड़ी सी खुद अपने आप की हेल्प कीजिए, ताकि मेरी क्लासेस पूर्ण रूप से आपको मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा सा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, और कम से कम 2 फ्रेंड कोई हो तो उसे जरूर हमारे चैनल पे लाए, अर्थात कि उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहें। आप पूरी सेशन में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं हम अगले क्लास में।